तीन शब्द मेरे सामने हैं। उन शब्दों की व्याख्या आपको समझनी है। एक शब्द है निर्वाह, एक शब्द है निर्माण और एक शब्द है निर्वाण। निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह क्या है? रोजमर्रा का जीवन निर्वाह कहलाता है। तेल, नौन, लकड़ी, रोटी, कपड़ा और मकान की जिंदगी ये निर्वाह मानी जाती है। मनुष्य के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी कार्य करना पड़ते हैं वो निर्वाह माने जाते हैं। ये तो मनुष्य भी करता है और कहें तो पशु पक्षी भी करते हैं। धरती पर जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं सभी को अपना निर्वाह करना पड़ता है। पक्षी के पास कोई दुकान नहीं है, पक्षी के पास कोई खेती किसानी नहीं है, पशुओं के पास भी कोई स्वामित्व नहीं है, व्यापार नहीं, खेती बाड़ी नहीं। इसके बावजूद भी वो अपना भरण पोषण करते हैं। उन्हें भोजन चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, कहीं ना कहीं से प्रकृति से उनको मिलता है। पालतू जानवरों को मनुष्यों के द्वारा निर्वाह होता है। जंगली जानवर अपने पुरुषार्थ से, भागा दौड़ी से अपना उदर पोषण कर लेते हैं। मनुष्य के पास में कुछ क्षमताएं विशेष हैं। उन क्षमताओं से वो अपने परिवार का निर्वाह करता रहता है। निर्वाह के साधनों में खेतीबाड़ी भी आती है, व्यापार भी आता है और सर्विस नौकरी भी आती है। हाँ, सर्विस नौकरी। अब देखो, सर्विस शब्द कहो तो आपको अच्छा लगता है और नौकरी शब्द कहो तो आपको लगता है नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सर्विस कर रहे हैं। क्या? हम नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सर्विस कर रहे, जॉब कर रहे। क्या कर रहे? जॉब कर रहे। हमारे गुरुवन ने नौकरी शब्द की एक बहुत अच्छी व्याख्या की थी। पहले के लोग नौकरी करते थे, इसका मतलब क्या हो गया? जो व्यक्ति अपनी मेहनत से 9 लोगों को करके खिला दे सो नौकरी। नौ को करने वाला पुरुषार्थ, 9 को करने वाली मेहनत, नौकरी। नौकरी का जमाना गया, चाकरी का आ गया। चाकरी में आया तो फिर बस वो 4 तक कर पाया, इससे ज्यादा नहीं कर पाया। चाकरी के बाद में तनख्वाह आई। अब तनख्वाह का मतलब है केवल तन को खुआए, तन से ज्यादा उसके लिए नहीं। और तनख्वाह के बाद में आ गया वेतन। अब जो तन के लिए भी नहीं हो रहा हो वो वेतन माना जाता है। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, इसमें भी अगर कोई सही शब्द बोल दे तो हमको आप नौकर कहते हो, हम नौकरी थोड़ी कर रहे। तो क्या कहें? आप सर्विस बोलो ना, हम सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस। जॉब कर रहे हैं। जॉब भी कई तरह के होते हैं। हाँ, बड़े बड़े जॉब तो हैं, ये तो
घर गृहस्थी के कामों में सहयोग करने वाला भी अपने आप को जॉब कहता है। हाँ, हम जॉब कर रहे हैं, मतलब बर्तन मांजने को भी अगर कोई बाई आ रही है तो वो कह रही कि हमारा जॉब लगा हुआ है। हाँ, घंटा बजाने को भी चपरासी अगर जा रहा है तो कह रहा हम जॉब करते हैं। जॉब को इतने सस्ते और हल्के में ले लिया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो सर्विस और नौकरी भाव तो दोनों का एक ही है। देखो, प्रतियोगिताएं होती हैं और प्रतियोगिताओं में मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, बर्ड्स, विश्व सुंदरी, ये वो है। तो एक बार ऐसी प्रतियोगिता भी हुई जिसको मैंने पढ़ा कि बर्तन मांजने वालियों में कौन सुंदर, मिस बर्तन वाली। उन्होंने भी अपनी प्रतियोगिता करी, उसमें भी उसके लिए सुंदरी की पदवी दी गई। तो ये तो ऐसे चलते ही रहते हैं। आजीविका के उपायों में कई उपाय किए जाते हैं। हमारे प्रभु आदिनाथ हुए हैं और उन्होंने जब युग की व्यवस्थाएं बन रही थी प्रारंभ में, तो प्रजाजन के लिए आजीविका के उपाय बताए। पहले तो सारी व्यवस्थाएं कल्प वृक्षों से चलती थी। जो भी आपको आवश्यकता है कल्प वृक्ष से मांगो, पूर्ति हो जाएगी। ये भोग भूमि थी। लेकिन भोग भूमि का अवसान हुआ और कर्म भूमि आई, कल्प वृक्ष समाप्त हुए, तो फिर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, उपाय करो। इन उपायों के लिए फिर युगादि पुरुष प्रजापाल आदिनाथ ने असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प के रूप में व्याख्या की। इन उपायों से आप अपना भरण पोषण करो, फिर पारिवारिक व्यवस्थाएं बनी, परिवार को चलाओ, फिर सामाजिक व्यवस्थाएं बनी, समाज को आगे बढ़ाओ। देखो, समाज का मतलब समूह है। समाज किसे कहते हैं? एक आचार और एक विचार के लोग जहां पर एक साथ रहते हैं, उन परिवारों का नाम समाज है। समाज का मतलब यह है कि एक आचार और एक विचार के विभिन्न विभिन्न परिवार जब एक साथ मिलकर के रहने लगते हैं तो उसका नाम समाज बन जाती है। समूह का नाम समाज है। मनुष्यों में सामाजिक व्यवस्था आगे बढ़ी। पहले व्यक्ति भोग भूमि में केवल कपल था, संतान की व्यवस्था नहीं थी। संतान आते ही कपल युगल ही आते थे और वो दोनों चले जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनका मुख देखना शुरू किया, फिर उनके साथ रहना शुरू किया, फिर परिवार बना। कर्म भूमि में पारिवारिक व्यवस्था हुई। पारिवारिक व्यवस्था में फिर परिवार परिवार मिलकर के सामाजिक व्यवस्था हुई। ये रहा। कर्म भूमि में सारी व्यवस्थाएं बनी। षट कर्मों की व्यवस्था बनी और अपराधियों के लिए दंड देने की भी व्यवस्था बनी। भोग भूमि में संयम नहीं था तो अपराध भी नहीं थे। भोग भूमि का जीवन भोगमय था। भोगमय तो था लेकिन भोग अमर्यादित नहीं थे। भोग अपराध नहीं बनते थे। धीरे धीरे भोग अपराध बनने लगे, अपराध होने लगा, तो अपराध को नियंत्रित करने के लिए दंड व्यवस्था बनाई गई। देखो, जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसको ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ती। जब दो होते हैं तो चिंता होती है। फिर आगे क्या होगा,
इस चिंता के कारण वो कुछ संग्रह करता है। अकेले के लिए कोई संग्रह की जरूरत नहीं है। अब 2 हो गए, परिवार हो गया, संग्रह करो, आज के लिए करो, कल के लिए रखो, ये संग्रह होता है। और जब संग्रह करके रखते हैं तो रखने के स्थान को मकान बनाना पड़ता है। मकान बनेंगे तो फिर दरवाजा लगा करके सुरक्षा करना पड़ेगी, ताला लगाओ। अब अगर तुमने कुछ संग्रह करके रखा है, ताला लगा करके सुरक्षा कर रहे, तो ताला तोड़ने वाले भी लगेंगे पीछे। ताला तोड़ने वाले पीछे लगेंगे तो उन्हें पकड़ने वाले पीछे लगेंगे, पकड़ करके उन्हें दंड देंगे, दंड व्यवस्था आएगी। मतलब ये है कि जहां से संग्रह शुरू होते हैं वहां से धीरे धीरे फिर दूसरों के द्वारा अपराध भी शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी एक तरह से आवश्यकता से अधिक संग्रह करना भी अपने आप में एक अपराध माना गया है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना अपराध माना गया है। जितनी आवश्यकता है जरूरतमंदों के लिए कमाना आपके लिए योग्य है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कमाना आपके लिए योग्य नहीं है। जरूरत से ज्यादा कमाना पाप है, जरूरतमंदों के लिए कमाना पुण्य है। क्या कहा? जरूरत से ज्यादा कमाना पाप है, लेकिन जरूरतमंद के लिए कमाना पुण्य माना जाता है। उद्देश्य में बड़ा फर्क है। हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम संग्रह कर रहे हैं, अपराध माना जाएगा। हमारे लिए आवश्यकता है, पूर्ति हो रही है, लेकिन जरूरतमंद बहुत दिख रहे, उनके लिए कमाना, उनके लिए लगाना, ये बड़ा पुण्य का काम है। तो इस तरह से धन संग्रह की प्रवृत्ति जहां आती है या परिवार जहां होता है वहां सुरक्षा करना पड़ती है। सुरक्षा के लिए मकान होता है, मकान पर दरवाजा बनेगा, दरवाजा में ताला लगेगा, ताला लगेगा तो ताले तोड़ने वाले भी आएंगे, ताले तोड़ने वाले आएंगे तो उन्हें पकड़ने वाले भी आएंगे, उन्हें पकड़ करके ले जा करके उन्हें सजा भी दी जाएगी। ये क्रम है। कर्म भूमि में ये क्रम आगे बढ़ा, भोग भूमि में कुछ नहीं। भोग भूमि के जीवों में अगर संयम नहीं भी था तो अमर्यादित प्रवृत्ति भी नहीं थी, अपराध भी नहीं थे। कर्म भूमि में संयम भी आता है तो अमर्यादित प्रवृत्ति अपराध भी होते हैं। स्वर्गों में संयम नहीं है लेकिन वहां पर अपराध भी नहीं है, अपराध नहीं है। हाँ, वहां पर अमर्यादित कोई काम नहीं है। जिसका जो सिस्टम है, जिसका जो समय है, उस समय पर ही वो होगा, उनका ही होगा, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मनुष्य की पर्याय में, मानवीय व्यवस्था में, इस सामाजिक व्यवस्था में संयम भी पलता है और व्यक्ति अगर संयम से विमुख हो तो अमर्यादा में जाकर के अपराध भी करता है। लेकिन ध्यान रखना, पूर्ण संयम इसी मनुष्य पर्याय से पलता है और मुक्ति का द्वार भी इसी मनुष्य पर्याय से खुलता है। ये इसकी विशेषता है। तो आजीविका तो आजीविका है। इस आजीविका को ही निर्वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाह कहा जाता है। निर्वाह में रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, ये जिंदगी निर्वाह में चली जाती है। लेकिन इस निर्वाह को करते करते अगर कोई कुछ विशेष करना चाहे, अपनी क्षमताओं का कोई विशेष उपयोग करना चाहे, तो उसे फिर निर्माण की श्रेणी में लेते हैं। निर्वाह कोई खास नहीं है, निर्वाह कोई विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निर्वाह तो कोई भी मनुष्य, क्या पशु पक्षी भी कर लेते हैं।
और पशु पक्षी भी अगर निर्वाह कर रहे हैं तो उनकी कोई विशेषता नहीं। कमाया खाया, कमाया खाया, कमाया खाया, कमाया खाया, दिन निकाला रात निकाली, दिन निकाला रात निकाली। तो आदमी कर रहा, पशु भी कर रहा, पशु भी कर रहा, आदमी कर रहा, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं। 4 संज्ञाएं पशुओं में भी हैं, 4 संज्ञाएं मनुष्यों में भी हैं। अब इन संज्ञाओं को देखें तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर अगर देखा जाए तो इतना ही समझा जा सकता है कि जानवर के पास पूंछ है और आदमी के पास मूंछ है। इतना ही तो अंतर समझा जाएगा ना। जानवर के पास पूंछ है पीछे लगी हुई और सामने लगी आदमी के पास मूंछ है। इतना ही तो अंतर है ना, बाकी क्या अंतर है? वही पैर, वही हाथ, वही मुंह, वही खाना, वही निकालना, वही ये करना, वो कोई घूमना फिरना, कोई फर्क ही नहीं है। फर्क इतना ही है, एक के पास पूंछ है, एक के पास मूंछ है। लेकिन देखना, जानवर के पास तो आज भी पूंछ लगी हुई है, लेकिन आदमी ने अपनी मूंछ को भी अलग कर दिया। पशु सोच सकता है, लेकिन अपने विचारों को मूर्त रूप देने की उसके पास व्यवस्था नहीं है। मनुष्य के पास विचार भी हैं और अपने विचारों को मूर्त रूप देने की उसके पास में क्षमता भी है। विचार भी हैं और विचारों को मूर्त रूप देने की क्षमता भी है। इसी विशेषता के कारण प्राणी जगत में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्जा दिया गया है। प्राणी जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें विवेक है, इसमें बुद्धि का बल है और अपनी सारी क्षमताओं को उद्घाटित करने की इसके पास में कला भी है, साधना पद्धति भी है। इसलिए मनुष्य का जीवन समूचे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर यह सर्वश्रेष्ठता इसकी तब साबित होगी जब यह अपने निर्वाह के कार्यों से ऊपर उठ करके निर्माण की संयोजना में आए। अगर निर्वाह में लगा रहा तो पशु पक्षी और इसमें कोई अंतर नहीं। अगर अपनी काबिलियत को साबित करना है, अपनी योग्यता को श्रेष्ठता से साबित करना है, तो अपनी सारी क्षमताओं को उद्घाटित करना पड़ेगा। और जिस दिन ये क्षमताओं को उद्घाटित करेगा, ये इंसान परमात्मा के रूप में पूजा जाने लगता है।